प्लीज आइए जरा इधर। हम लोगों ने चर्चा करनी थी, क्या कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950 से 1990 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। शुरू करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक है, 1947 में आप सबको पता है जो इंडिपेंडेंस है, उस चैप्टर के अंदर जो मेन बातें उसके ऊपर फोकस करते हैं। लाओ फटाफट से बुक दिखाओ एक बार, कोई भी जरा एक बुक दे दो, हाईलाइट करते चलेंगे चीजों को। अगर इससे जुड़ता हुआ कोई किसी का क्वेश्चन बने, जैसे स्विस कैनाल, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस वाला जो चैप्टर है ना, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्विस कैनाल, यहां से क्वेश्चन आप लोग को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ब्रिटिश की पहली प्रेजेंस, बोलो भाई, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है जी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे लगभग 190 सालों तक राज किया, ठीक है जी। उसके बाद जब आगे चलते हैं, ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड या रूल, इंडिया के जो क्या कहते हैं ना सिचुएशंस या फीचर्स कैसी रही, उसकी जरा बात करते हैं। अगर बिफोर कॉलोनियल पीरियड बात की जाए, तो बिफोर में तो हम सबको पता है कि एक तरीके से एक अच्छी खासी इकोनॉमी थी, जहां पे बच्चों बातें नहीं प्लीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा क्या था, हाई था, हैंडीक्राफ्ट काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है जी। ये 2-3 पॉइंट आप सबको याद होंगे। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में एंट्री करी, तो ऑफ कोर्स सी बात है, उन्होंने इंडिया को लूटना शुरू करा, और कहीं ना कहीं जो इंडिया के रिसोर्सेज थे, इंडिया का एग्रीकल्चर था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, उस सबको बर्बाद करा। आप सबने ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना जो पेपर में एक पॉइंट पूछ सकता है वो ये है, मैंने आपकी लाइन हाईलाइट भी करवाई हुई है, मैं दोबारा लिखना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया का जो क्या कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, वो लेस देन, बोलो, 2% थी, और पर कैपिटा लेस देन 0.5%, ठीक है कि नहीं। ये पेपर में हो सकता है आपको ये पॉइंट देखने को मिले, 1 मार्क में, एसेशन रीजन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, कहीं एक जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे को बर्बाद करने की कोशिश करी, तो सबसे पहला जो हम लोग इंपैक्ट रीड कर आए थे, वो किस पर आए थे, एग्रीकल्चर पर। किस पर रीड कर आए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो हमारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम उन्होंने क्रिएट करा था, वो क्या बना दिया था हमारे लिए, बोलो, जमींदारी सिस्टम। अगर आप लोगों को बोला जाए कि जमींदारी सिस्टम के अंदर, आपको याद होगा मैंने एक ट्रायंगल बनवाया था, उसमें एक पॉइंट था जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, और वो पॉइंट कौन सा था, फार्मर्स के लिए। कि चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी करे, उसका जो मेन इंपैक्ट था ना, या जो मेन नुकसान था ना, वो किसको झेलना पड़ रहा था, फार्मर्स को झेलना पड़ रहा था। किसको झेलना पड़ रहा था, फार्मर्स को झेलना पड़ रहा था। क्योंकि क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार पे ना एक्स्ट्रा लगान लगाती थी, और उस लगान को वो लोग वसूल करते थे किससे, फार्मर से। और फार्मर्स के लिए इतना कुछ नहीं बचता था जिससे कि वो अपनी आगे कहते हैं सर्वाइवल जो नीड्स है उनको इजिली पूरा कर सके, ठीक है कि नहीं। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा, ब्रिटिशर्स ने हमारे को जबरदस्ती
कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब क्या था कि कौन सी क्रॉप्स की तरफ लेके जाना, कैश क्रॉप्स की तरफ लेके जाना। लेकिन इसका नुकसान क्या हो गया था, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, किसकी फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो लगातार कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे किसानों को जबरन कहा कि आप वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए जिससे ब्रिटिश इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, जैसे कि इंडिगो, अफीम, कॉटन, क्योंकि इन सब चीजों का फायदा किसको मिलता था, ब्रिटिश इंडस्ट्री को। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ध्यान रखना, यूरोपियन मार्केट हो, वहां पे सबसे बड़े तादाद में ना सर नशीले पदार्थों का सेवन होता है। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे यूरोपियन महाद्वीप के अंदर जितनी भी कंट्रीज है ठंडे एरियाज हैं। अब ठंडे एरियाज के अंदर ना आपको पता होना चाहिए नशीले पदार्थों की जो सेल है वो ज्यादा होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडियन फार्मर्स को कहती थी प्रोड्यूस करो, हम आपको इसके लिए अच्छा दाम देंगे। अब किसानों को जबरदस्ती अच्छा दाम देकर वो प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करा लिए गए, लेकिन उससे होता क्या है, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, और जिससे बाद में बहुत ज्यादा क्या पड़े, सूखा और अकाल पड़ना शुरू हुआ सर। ठीक है, ड्रॉट जो बहुत ज्यादा पड़ने लगे। ठीक है उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पीरियड के अंदर हमारे एग्रीकल्चर का लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बोलो, पर हेक्टेयर आउटपुट, पर हेक्टेयर आउटपुट। अब पर हेक्टेयर जो आउटपुट है सर, वो ज्यादा तभी होगा जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। बट हमारे फार्मर्स पुरानी टेक्नोलॉजी का ही लगातार यूज कर रहे थे सर, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी फार्मर्स के साथ मिलकर ये नहीं करा कि उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए एग्रीकल्चर के ऊपर, तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मैं कहूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ो सर, आज की भी सरकारें ना फार्मर्स के साथ मिलकर ना एक अच्छी प्लान पॉलिसी के तहत अगर एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। लेकिन अभी भी सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जब तक क्या नहीं करोगे, किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो सर वहां पे ग्रोथ काफी कम नजर आएगी सर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कल या परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर के अंदर एक ना जो टनल है उसका उद्घाटन करा है। ठीक है, अब अगर वो टनल जो प्रॉपरली चलती रहे, कोई उसमें दिक्कत ना आए, टूटे फूटे ना या गिर ना जाए, तो कश्मीर के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएगा। अब जब बेहतर हो जाएगा तो वहां पे लोग धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां पे अपने आप ही क्या नजर आने लगेगी, ग्रोथ नजर आने लगेगी। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आज के टाइम के लिए सर, आप सोच के देखिए, पहले भी ये चीज अप्लाई होती थी, आज भी ये चीज अप्लाई होती है। बट पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जो उस वक्त नहीं की गई। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है। एक मैंने छोटी सी हेडिंग करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ, बोलो, पार्टीशन। हाँ जी, किसी को याद है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कराया, चलो एक नाम बताओ, हु वाज द पर्सन जिसने पार्टीशन की लाइन खींची। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसके हाथ में वो दस्तावेज दिए थे, वो कौन था। मैंने 2-3 बारी क्लास के अंदर उसका नाम लिया है, ध्यान रखना, नाम है रेड, अभी भी नहीं याद आया, पढ़ो नाम, रेड क्लिफ। फर्स्ट टाइम सुने,
चलो अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, तुम्हारे को अगर नहीं याद आता तो ध्यान रखना, इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर बनाए ना, वो किसने बनाए? रेड क्लिफ ने बनाए। और ये वो बंदा जो कभी भारत भी नहीं है, मतलब भारत घूमा नहीं, पहले आया, बस 2 दिन पहले आया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इंडिया का पार्टीशन करना है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अब 2 भागों में बढ़ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी वाले, मोहम्मद अली जिन्ना क्या मांग रहे थे कि हमें पाकिस्तान दो, और जो नेहरू जी थे उस वक्त, उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर बात कर दिया, भारत को लेकर बात कर दी, जो भी आप बोला चाहे। तो रेड क्लिफ ने क्या करा, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी थी, एक पेप अखबार कर रहा हूँ, मैप के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, लो जी वो बन गए बॉर्डर, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए। और वो ऐसे बॉर्डर बने जो आज तक ना कलेश में है सर, आज तक कलेश में। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, अगर नहीं बोला था तो कोई बात नहीं, याद रखना। अब क्वेश्चन हमारा ये है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन क्या हुआ, कौन बताना चाहेगा इसको? मुस्कान, लॉस ऑफ मार्केट, एक आपने पॉइंट बोला, लॉस ऑफ मार्केट हुआ हमें, ठीक है, और कोई पॉइंट? ध्यान रखना सब जने, जो पंजाब है और जो बंगाल है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। पंजाब में हम लोग पंजाब को क्यों पंजाब कहते थे? पंज जमा आब, 5 नदियों का समूह, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब और रावी, 5 नदियां पंजाब से होकर गुजरती है। पंजाब सिर्फ भारत में नहीं है सर, हमारे पास है 54% पंजाब, 46% पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में सर। तो जो पार्टीशन हुआ ना, और वो जो जितनी भी 5 नदियां हैं वो मीठे पानी की है, तो पंजाब की जो सॉइल थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ है। अगर आपको कोई भी दिमाग में बहुत कोई भी खेती से जुड़ते हुए गाने भी याद आ रहे हो ना, तो कहाँ पे शूट किए जाते थे? पंजाब में। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो पंजाब वाला हिस्सा फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। दूसरा, बंगाल की तरफ आ जाओ, बंगाल की जो सॉइल है वो थोड़ी ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। और ब्लैक सॉइल जो होती है ना, वो कपास, कॉटन को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है सर। तो हुआ क्या, जो हमारी मोस्ट फर्टाइल एरिया से ना, वो कहां चले गए? पाकिस्तान में। ठीक है, और पॉपुलेशन हमारे पास आ गई ज्यादा, पॉपुलेशन हमारे हिस्से में आ गई ज्यादा। तो हुआ क्या, हमारे हिस्से में पॉपुलेशन ज्यादा आ गई, फर्टिलिटी वाली जो एरिया थी वो भी हमारे से छीनकर कहां चली गई? पाकिस्तान में। तो इससे हमारी जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी थी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया? एडवर्स इंपैक्ट आया। कैसा इंपैक्ट आया? एडवर्स इंपैक्ट आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डन, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आती है सर, किसकी बात आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मिनट, हाँ जी, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा पेपर में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो वो यही आया है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया। तो इसमें एक सबसे पहला जो हम पॉइंट लिखते थे, याद है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। होता क्या था कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट है, जो भी क्या प्रोडक्ट है, उसके ऊपर क्या लगा दो? टैक्स लगा दो।
और जो भी ब्रिटेन से बनकर प्रोडक्ट आ रहा है उसको टैक्स फ्री कर दो सर। अब इससे होने क्या लगा, होने क्या लगा, ब्रिटिश प्रोडक्ट सस्ता लगने लगा लोगों को। ब्रिटिश प्रोडक्ट क्या लगने लगा, सस्ता लगने लगा, और इंडियन प्रोडक्ट महंगे लगने लगे। सर कहानी खत्म होने लगी। हम तो सर इंडियन से 2 रुपए की कोई चीज सस्ती मिल जाए हम वहां की तरफ हो लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी एक लाइन फेमस हुई थी इंडिया के लिए यहां से निकल के, लाइन कोई जना बताना चाहेगा? ये चलो अभी आगे पूछ लूंगा जब ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला टॉपिक आएगा ना, तब पूछ लूंगा, ठीक है। अरे नहीं, सोने की चिड़िया नहीं। प्लीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी चीजें थी, जिसको क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, उसको लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया की इंडस्ट्री बेहतर हो, क्योंकि अगर इंडिया की इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी तो किसको नुकसान होगा, ब्रिटेन की फिनिश गुड्स नहीं बिकेंगी फिर, और ब्रिटेन की फिनिश गुड्स नहीं बिकेगी तो ब्रिटेन को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से उन्होंने किसको आगे नहीं आने दिया, इंडिया की कैपिटल गुड्स मार्केट को आगे आने नहीं दिया, ठीक है जी। नो इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नो इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानकर जो नए उद्योग 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लग रहे थे ना सर, जहां पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, सीमेंट, इन इंडस्ट्री पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था ना, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर इन इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया। थोड़ा बहुत जो पैसा लगाया, थोड़ा बहुत जो पैसा लगाया वो इंडिया के खुद के लोगों ने लगाया, और मैंने नाम भी लिखवाया था आपका, आदित्य बिरला जो ग्रुप है आप लोगों को, आप सुनते होगे ना आदित्य बिरला ग्रुप। टाटा, टाटा में हम लोगों ने एक कंपनी का नाम लिखा था, याद है, टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म सबको याद है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां पर बनी थी और कब बनी थी, जमशेदपुर बिहार, आज झारखंड में है वो, और ईयर बोलो 1907, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। 1 मार्क के क्वेश्चन है, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। कह रही यही याद है मुझे, बाकी सब मैं भूल चुकी हूँ। क्यों भूल चुकी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने फेयरवेल पे एंजॉय इतना करा है, रील्स इतनी तुम लोग बना रखी है तुम लोगों ने। बातें नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थी फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को अगर याद करें तो उसमें सबसे पहले हमारे को याद रखना है, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिशियर्स ने किसको बनवाया, स्विस कैनाल को। कनिका बोर्ड पर देखो बच्चे, स्विस कैनाल का फायदा ये हुआ कि जो रूट लगभग लगभग 12,000 माइल्स, यानी कि लगभग, अभी किलोमीटर बोल देता हूँ, 12,000 किलोमीटर का था, वो स्विस कैनाल के बनने से एक सीधा रूट बन गया वो, तो लगभग लगभग 7,000 माइल्स में आ गया। तो सीधे तौर पर फायदा कितना पहुंचा उनको, 5,000 माइल्स का फायदा पहुंचा, यानी कि अब इंडिया के ऊपर व्यापार करना और आसान हो गया। स्विस कैनाल को कब बनाया गया, 1869। ध्यान रखना
1 मार्क का क्वेश्चन है सर, स्विस कैनाल कब बनी? ठीक है जी, 1869। अच्छा, अब जब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया फेमस हो गया था सर किस चीज के लिए? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और ज्यादातर ये जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था तो जाता कहां था? ब्रिटेन। कहां जाता था? ब्रिटेन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, फेमस हो गया इंपोर्टर ऑफ, और ये जो सामान आता था वो कहां से आता था? अगेन ब्रिटेन से आता था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन पॉइंट इज जो हम क्या करते थे वो ज्यादा था किसके मुकाबले? इंपोर्ट के मुकाबले। किसके मुकाबले? तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो क्या आएगा? ट्रेड सरप्लस। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना उसमें क्या नजर आ रहा था? सरप्लस नजर आ रहा था। और वो सरप्लस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो किसके मुकाबले? इंपोर्ट के मुकाबले। करेक्ट है जी? ठीक है। अब जब इंडिया का ये जो ट्रेड सरप्लस था तो ब्रिटिशर्स ने इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया। ठीक है, यूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर आके क्वेश्चन बनता है कि जब सारा पैसा जो इंडिया को सरप्लस के रूप में जनरेट हो रहा था, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, तो यहां पर प्रॉब्लम बनी कि हमारे कंट्री के जो पैसे हैं, फॉरेन रिजर्व्स है, करेंसी है, वो कौन अपने पास लेके जा रहा है? ब्रिटेन। तो क्वेश्चन का नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां पे वो क्वेश्चन जनरेट होता है पेपर में, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है। तो आपको ये 3 पॉइंट ये लिख के आने, और तीसरे वाले पॉइंट में लिखना है। अच्छा, ये होगा कि भाई ब्रिटिशर्स ने ये पैसा यूज कहां करा? एक तो वो क्या रीजन देते हैं? वॉर में। एक वो क्या रीजन देते हैं? और एक वो देते हैं कि हमने यहाँ पर ऑफिस वगैरह सेटअप करे ना, तो उसके लिए। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा ना, सर्विसेज। ये 3 रीजन देते हैं वो कि हमने तुम्हारा जो पैसा है ना सरप्लस को यहाँ यूज कर लिया। अटेंडेंस कवर करो। एब्सेंट। हेलो, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, बोलो क्या? हाँ, अच्छा भाई, मुझे तो ध्यान नहीं है कुछ, मुझे तो ध्यान नहीं है भाई कुछ। अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरे पास तो मैसेज आ गया था कि EMI रिसीव्ड हो गई है। हाँ, मैं एक बार रीड भी करके ना तुम्हें सुनाता हूँ रवि भाई, ठीक है? एक मिनट। ठीक है, ओके, एक मिनट। ओए, ओए, क्या हाल है? क्या हाल है? क्वेश्चन मैं अपनी कॉलेज के आया हूँ। दिखाऊं? देखो मेरी पीछे वो है विक्की, विक्की विक्की लाया, विक्की। कौन लेके आया वो? खतरनाक है। खतरनाक है वो। पाएगा के ऊपर बचाओ।
प्लीज। उसके बाद एक वर्ड आता है, बातें नहीं भाई, डेमोग्राफिक कंडीशन। हाँ जी, डेमोग्राफिक कंडीशंस या सिचुएशन या डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो क्या मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके स्टेटस को लेकर स्टडी की जाना। अब जब आप स्टडी करोगे उनके बारे में तो बहुत सारे फैक्ट्स आप कवर कर सकते हो, जैसे कि लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग को ध्यान है। अब जब इंडिया आजाद हुआ 1947 के आसपास, इंडिया के साथ बड़े सारे ना जो डेटा थे वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस सिचुएशन में। अनबैलेंस सिचुएशन का सीधा सा मतलब क्या कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। लिटरेसी रेट बड़ा अनइक्वल है, लिटरेसी रेट बड़ा अनइक्वल है। आइए जरा समझते। ओके तो इसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारी ऑफिशियल सेंसस है, ऑफिशियल सेंसस है, ऑफिशियल सेंसस जो प्रॉपरली कंडक्ट हो पाई वो कब हो पाई? 1881 में हो पाई, ठीक है कि नहीं? डन। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको समझा देता हूं कैसे, क्योंकि एसेशन रीजन में ये देखने को मिल सकता है। मान के चलिए ग्राफ बनाते हैं एक, एटीन 81, 1891, 1901, 1911, 31, 41। ठीक है, ध्यान से समझना ये पॉइंट क्या है, किस बात को इंडिकेट कर रहा है यहां पर। ये मान के अच्छा, यहाँ पे पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन रेट। मान लीजिए 1881 में ये पॉपुलेशन का रेट है, ठीक है? एटीन 91 में बहुत बढ़ गया, ठीक है, इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1901 में फिर कम हो गया, 1911 में थोड़ा बढ़ गया, 1921 में मान लो थोड़ा कांस्टेंट रहा, और उसके बाद से ये है कहानी। इसी वजह से इस ईयर को क्या बोला जाने लगा? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि बिफोर दिस जो पॉपुलेशन रेट है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, बट आफ्टर 1921 कंसिस्टेंटली क्या होती रही? इंक्रीज होती रही। तो ये ध्यान रखना। अभी मैंने बीच में अपने स्कूल में एक एसेशन रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों ने ना वहां पर एक वर्ड था कि टिल 1921 जो पॉपुलेशन था वो लगातार बढ़ती रही। नहीं, टिल 1921 पॉपुलेशन बढ़ी भी है घटी भी है, बढ़ी भी है घटी भी है, बट 1920 के बाद से लगातार बढ़ी है। इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है जी? अच्छा
उसके बाद जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा, बोलो, लिटरेसी रेट क्या था, बहुत ज्यादा कम था। अब लिटरेसी रेट इतना कम था, आइडिया अगर कोई जना लगाएगा एवरेज कितना था, 16%। बट अगर इसको थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाए तो फीमेल का, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है कि फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 7%। और ऑलमोस्ट 25% के आसपास, ठीक है कि नहीं, 25% के आसपास किसका रहेगा, ठीक है कि नहीं, डन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हो? 25 और 7 को एवरेज आउट करो, कितना आएगा, ये 16% का मतलब क्या हो गया एवरेज, तो 25 + 7 डिवाइड बाय 2, आया समझ में, डन। ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, आगे आते हैं जरा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पॉइंट पेपर में पूछ सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग तो सबको याद होगा, हाँ जी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि वो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया और 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो उनको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। और इसको मेजरमेंट करने के लिए कितने बच्चों को लिया जाता है, 1000। तो जो डेटा है उस वक्त का, दैट इज 1000 बच्चों पर लगभग 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी। और अब के आज के टाइम के आसपास ये 30 के आसपास होगा कुछ, कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। और 2022 में तो 27 के आसपास आ चुका है, बट अभी आप लोगों ने जो लिख रखा है वही लिखेंगे। (47) 2017। अब एक बात बताओ अनमोल बच्चे, आप एक्सप्लेन करना, 1947 में 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल पूरे होने से पहले ही, लेकिन अब 2017 में मात्र ये डेटा बचा है 32। तो ये क्या बता रहा है, इंप्रूव सैनिटेशन। और सिंपल वर्डों में और इसको कहा जाए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले के मुकाबले क्या हुआ है, बेहतर हुआ है। तो अच्छा, जैसे अब एजुकेशन की लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट अगर बेहतर होती हुई नजर आ रही है तो क्या वहां पे लिखोगे कि एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट नजर आई है। वैसे भी दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि अभी बहुत सारी चीजें और इंप्रूव होनी बाकी है, बट स्टिल वी कैन से दैट yes, over a period of time Indian economy have improved their infrastructure about the field of health, about the field of education, etc. जो भी पॉइंट आपके सामने आता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना, ये भी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि आपको एक्सप्लेनेशन करना है वहां पे। अच्छा जी एक वर्ड और है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति औसतन कितना सालों तक एवरेज रूप से जीता है। तो 1947 के जो डेटाज अवेलेबल हैं वो थोड़े सरप्राइजिंग करने वाले होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है हमारे को लिखना वही पड़ेगा जो हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है। तो 1947 में जो एवरेज लाइफ थी वो दिखा रखी कितनी, 32 के आसपास। हम लोगों ने बचपन में सुना है कि पहले के लोग 100 सालों तक जीते थे, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना, ये डेटा इसलिए क्योंकि उस वक्त सारे डेटा प्रॉपर तो अरेंज हो नहीं पाते थे, जो डेटा मिल गया अरेंज कर लिया। आज की जो एवरेज लाइफ है वो लगभग 70 के आसपास होगी, 69 68 कुछ ऐसा होगा। तो मैं 70 लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है समय के साथ, अगेन बोलो, हेल्थ क्या हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है सर, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, रोड और रेलवेज की बात आती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इसमें इंफ्रा में रोड, रेलवेज, 1800 बोलो 50 रेलवे इंट्रोडक्शन। पहली रेल कब चली, बॉम्बे से थाने, ठीक है, ध्यान रखना है हमारे को ये वाला पॉइंट भी।
एयरवेज, टाटा एयरवेज था, आप लोगों को पता ही है, जो बाद में एयर इंडिया बिका फिर, लेकिन अब वापस से किसने खरीद लिया 2020 में? टाटा ने। कुछ 1932 के आसपास का डेटा है जो पहले हेलीकॉप्टर वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। डन। फिर एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो पूछा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट जो हैं ब्रिटिशर्स के। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं? रेलवेज। दूसरा, उन्होंने इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाया। तीसरा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में राजा महाराजाओं वाला कंसेप्ट था सर। तो कोई भी आज जो आप लोग सुनते हो ना आईएएस आईपीएस, ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना सिखाया, ठीक है कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसको तो उन्होंने बर्बाद करी हमारी, और कुछ नहीं। एक और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मीन्स ऑफ, ठीक है। दो चार पॉजिटिव पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब ये लिख लिया होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत पहले की वीडियो है मेरी, तो उसमें मैंने ना सारे डेटाज लिखे थे, वो देखते अगर मिल जाए तो। मेरे नाम चैनल पे मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विजार्ड के नाम से था ना, क्या नाम है इकोनॉमिक, में तो भूल भी गया, इकोनॉमिक्स बाय गौरव चावला। गौरव सर बहुत सारे होंगे, हाँ बहुत सारे होंगे ना गौरव सर तो। इसमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा सारा? शो मोर, एक ना वीडियो थी बच्चों बहुत पहले की, उसमें ना सारा ना, बच्चों प्लीज बातें नहीं, कैसे आएंगी सारी वीडियोस जो होती है, कहाँ पे पता लगे? अच्छा कोई भी वीडियो खोल लूं और उसमें, चलो जैसे मान के चलिए, हाँ सबसे ऊपर आना चाहिए ना। अच्छा अब वीडियोस, ठीक है, तो वही पूछ रहा था भाई, क्या यही करा हुआ है? ये है बच्चों, प्लीज अगर देखना यहाँ पे इस वाले में ना, जो जो डेटास हमने लिख रखा है ना, वो उसको छोड़ दो कि कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, वो क्योंकि बहुत पुरानी है। एक तो ये वाला डेटा, ठीक है कि नहीं, कि प्राइमरी जो सेक्टर था, सेकेंडरी जो सेक्टर था और जो टर्शरी सेक्टर था, उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना है? 72, 10 और 18। मैंने आप लोग जो बुक्स में लिखवा रखा है 72, 10 और 18 लिखवा रखा है, ठीक है। डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, ये हो गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट एक रीड कर लो, ठीक है। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट पर्सन देखते हो ना, दोनों बंदे एक साथ चल रहे हैं कि देखना किसको है ना, मैं एक जगह हो जाता हूँ, ये रुक रुक जाए ना वीडियो, रुक। अच्छा चलो प्लीज अब देखो जरा, दादा भाई नरोजी ने 1867 और 68 का जो ईयर था, उसमें पहली बार जीडीपी की कैलकुलेशन करी। तो इंडिया के लिए ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कि दादा किसने इंडिया के लिए पहली बार
जीडीपी की कैलकुलेशन करी तो आंसर इज दादा भाई नौरोजी। उसके बाद सबसे ज्यादा साइंटिफिक किसको माना जाता है? वी राव। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कुछ 2-4 इकोनॉमिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करी। दादा भाई नौरोजी, वी राव, आर.सी. देसाई, विलियम्स डिग्बी। ठीक है ना, ये 3-4 नाम आपको याद होने चाहिए। ये पॉइंट हो गया, स्विस कैनाल हो गया। एक ग्रेट डिप्रेशन, हाँ भाई, ग्रेट डिप्रेशन का दौर कब था? 1929। 1881 हो गया, ये भी हो गया, स्विस कैनाल हो गया। अच्छा, कितनी थी हमारी पर कैपिटा इनकम? 20 रुपए। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा जी, यहाँ पे वो 1853 फर्स्ट ट्रेन चली थी ना, उसका है वो डेटा। हाँ बस ये चीज है, ठीक है कि नहीं? डन। ये था बच्चों पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत चीजें रिकॉल हुई हो। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनवा रहा हूँ कि आप लोग कम से कम चीजों को जितना लिखोगे उतना रिकॉल होता जाएगा। कल शाम को मुलाकात होगी आप लोगों से 5 से 6:30। ठीक है, ईमानदारी से पढ़कर आओ, ठीक है, कि जिससे कि कॉन्फिडेंस बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। कोई ज्यादा और चीज नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक मिनट बच्चे आ रहा हूँ।